हेलो स्टूडेंट्स, आपके साथ बात करूंगा मैं इस बैंकिंग की तीसरी क्लास के अंदर। तो फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज की इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। वास्तव में एक एडजस्टमेंट नहीं है, वास्तव में एक डिस्क्लोजर है। डिस्क्लोजर का मतलब है कि ये जो रेशियो है ये वास्तव में बैंक को कैलकुलेट करनी पड़ती है और ऑडिटर को भी जो है कैलकुलेट करनी पड़ती है, ये देखने के लिए कि क्या बैंक ने ये सही रेशियो कैलकुलेट की है या नहीं की है। तो देखिएगा, बीइंग ए ऑडिटर तो भी हमें कैपिटल एडुकेसी रेशियो निकालनी आनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर हम बैंकिंग सर्विसेज के अंदर अगर हम बैंक्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तब भी हमें ये कैपिटल एडुकेसी रेशियो निकालनी आनी चाहिए। ये वास्तव में कैपिटल एडुकेसी रेशियो है क्या, तो हम सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे आपके साथ और फिर इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहले देखिएगा, ये बैलेंस शीट है एक बैंक की। अगर बैंक की किसी भी तरीके की अगर बैलेंस शीट आप देखो तो ये जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट के अंदर एक सबसे खास बात क्या होती है? सबसे खास बात ये होती है कि बैंक ने लोन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं। मान लीजिएगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि बैंक ने लोन्स बांट रखे हैं 5 लाख रुपए के, और इसी तरीके से उसके पास फिक्स एसेट्स हैं 2 लाख रुपए की। कुछ उसके पास कैश है अपना, मान लीजिएगा 1 लाख का। उसके बाद उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं 3 लाख की। और उसके बाद बैलेंस विद आरबीआई है, बैलेंस विद आरबीआई। अब बैलेंस विद आरबीआई मान लीजिएगा 3 लाख की है। अब इसका टोटल देखिएगा तो बैलेंस शीट टोटल है 5 2 7 8 एंड 3 11 एंड 3 14 लाख। अब इसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपीज की, और रिजर्व्स एंड सरप्लस है 2 लाख रुपीज का। बाकी उसके पास डिपॉजिट्स हैं, और डिपॉजिट्स हैं उसके पास 10 लाख रुपए के, और बाकी उसकी अदर लाइबिलिटीज है, और अदर लाइबिलिटीज की फिगर है 1 लाख। अब देखिएगा, ये बैलेंस शीट अगर बैंक की इस तरीके की है तो आप ये समझिएगा कि ये जो पैसा डिपॉजिट्स के रूप में आया है 10 लाख रुपए, वास्तव में उसी को आपने लोन के रूप में या इन्वेस्टमेंट के रूप में या अपने पास कैश के रूप में या वास्तव में बैलेंस विद आरबीआई के पास रखा हुआ है। तो अल्टीमेटली ये जो लोन्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये लोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वास्तव में लोन का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के लिए एक रिस्क है। रिस्क कैसे है कि अगर इसमें रिकवरी नहीं आई तो अल्टीमेटली इक्विटी तो डूबेगी डूबेगी, लेकिन डिपॉजिटर का पैसा भी डूब सकता है। तो यहां पर जो रिकवरी है वो वास्तव में एक तो मैटर करती है। दूसरी बात ये करती है कि बिजनेसमैन यानी कि मालिक लोग अपना पैसा तो लगाए ना और सारा पैसा डिपॉजिट के रूप में लगा दें, तो भी बैंक किस में आ जाएगा? रिस्क में आ जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर बैंक फिक्स एसेट्स को बेचने जाए तो उसकी रिकवरी में बड़ी दिक्कत है। इसी तरीके से कैश है, कैश में कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट में भी अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, या ऐसी जगह जहां पे गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है, इक्विटी शेयर्स में भी हो सकती है। तो ये सभी तरीके की जो चीजें हैं ये वास्तव में इस डिपॉजिटर्स के पैसे के ऊपर रिस्क है। तो अल्टीमेटली इस डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना आरबीआई का काम है। तो बैंक ये देखता है, आरबीआई, कि ये जो इस बैंक के पास कैपिटल है क्या इसके बिजनेस को चलाने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। तो देखिएगा, अगर उसके पास पर्याप्त मात्रा में कैपिटल नहीं है, पर्याप्त मात्रा में कैपिटल नहीं है, तो ये एक बैंक के लिए बिग इशू हो सकता है। तो सबसे पहले बात, हम बैंक की कैपिटल देखते हैं कि उसकी कैपिटल कितनी है। उसके पास कैपिटल है मात्र 3 लाख रुपए की, और उसके पास जिस असेट्स के ऊपर रिस्क है, अब मान लीजिएगा फिक्स असेट्स है तो इसके ऊपर रिस्क है क्योंकि इसकी रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। और जो असेट्स लिक्विड फॉर्म में नहीं होती हैं तो वहां पे रिकवरी में क्या होगी? प्रॉब्लम आ सकती है। तो बैंक कहता है कि ऐसी असेट्स में 100% का रिस्क है, तो रिस्क को नीचे रख दिया। उसके बाद इस लोन के अंदर आपके सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इसमें जो है आरबीआई एक रेशो देगी, और उस रेशो के हिसाब से हमारा को मान लीजिएगा 40% रिस्क लगता है आरबीआई को, तो इस 40% को हमने रिस्क मान लिया। उसके बाद कैश में कोई रिस्क होता नहीं है, आरबीआई के पास पैसा है, उसमें कोई रिस्क नहीं। और इस इन्वेस्टमेंट में भी हो सकता है कि कुछ रिकवरेबल ही ना हो, कुछ रिस्क हो, और मान लेते हैं कि ये जो है पूरी की पूरी रिस्क पे है।
तो अब देखिएगा ये जो पूरी का बिजनेस है, पूरे बिजनेस में आपके पास 3 लाख रुपए की कैपिटल है और आपके पास रिस्क है वो 7 लाख के हैं, तो आपकी जो कैपिटल है वो 40% से ऊपर है। लेकिन अगर इसी सिचुएशन को आप ये देखिएगा, अगर ये रिजर्व सरप्लस नहीं होता 2 लाख और डिपॉजिट्स होते तो क्या होता, क्या पर्याप्त मात्रा में कैपिटल होती या नहीं होती। तो बैंक इन असेट्स को ये मानता है कि जो बैंक को रिकवरी करने में दिक्कत आ सकती है उसके हिसाब से एक परसेंटेज दे देता है, उस परसेंटेज से उसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये मानते हैं कि ये इसका रिस्क है। तो अल्टीमेटली जो हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में जो कैलकुलेशन करेंगे वो वास्तव में है क्या, वो वास्तव में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में जो कैलकुलेशन है हमारी वो है क्या, वो वास्तव में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी कि CAR ये बताती है कि जो आपके पास कैपिटल, और कैपिटल को 2 पार्ट में डाल दिया यानी कि टीयर 1 यानी कि जो मोर परमानेंट है, दूसरी टीयर 2 कैपिटल, और इस तरीके की ये दोनों कैपिटल हैं ये बैंक के पास होती हैं। और बैंक के पास जो रिस्क है वो उसकी असेट्स हैं। तो यहां पर हम डिवाइड करते हैं रिस्क एडजस्टेड असेट से, और साथ में जो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज है उनको बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है उन पे भी जो है रिस्क होता है, तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, और उस रिस्क को यानी कि कैपिटल को डिवाइड करते हैं उसके रिस्क से। तो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि बैंक उतना ही अच्छे से कैपिटलाइज्ड है, यानी कि उस बैंक के पास जो सोल्वेंसी है वो अच्छी है। और अगर ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम होती है तो ये मानते हैं कि बैंक की सोल्वेंसी पे खतरा है। तो जब भी किसी बैंक की सोल्वेंसी को आप चेक करते हैं तो यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो से चेक नहीं होती है जो नॉर्मली बाकी बिजनेसेस के अंदर होती है। तो इन केस ऑफ द बैंकिंग बिजनेस we use the capital adequacy ratio for determination of the solvency of the business and एडुकेसी ऑफ कैपिटल। क्या बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में कैपिटल है या नहीं है, क्या बैंक सोल्वेंट है या नहीं है, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं। दिस रेशियो इज नोन एज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई, यानी कि आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने नॉर्म्स बनाए हुए उसी के अकॉर्डिंगली हम इस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक ऐसी रेशियो है जो ये डिटरमाइन करती है कि बैंक प्रॉपर्ली कैपिटलाइज है या नहीं है। इट मींस द कैपिटल प्रोपोर्शन टू द रिस्क ऑफ द बिजनेस और द बैंकिंग बिजनेस इज कैलकुलेटेड बाय द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको यही हेल्प करती है कि बैंक जो है पर्याप्त मात्रा में कैपिटल अपने पास रखे हुए है या नहीं रखे हुए है। तो इन सभी पहलुओं के साथ जो है हम बात करेंगे आगे, और बात जो है हम अपनी उसी मुद्दे के साथ करेंगे जो हम कर रहे थे। तो देखिएगा अब हमारे साथ बात आती है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होती है, वो समझ में आ गई आपको बात। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जब हम निकालेंगे तो यहां आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल। तो टीयर 1 और टीयर 2 दो तरीके की जो कैपिटल है वो कैपिटल हमने यहाँ पे ऐड करनी है और डिवाइड करना है रिस्क एडजस्टेड एसेट से, वो भी परसेंटेज में निकालूंगा, एंड सेकंड इज ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो इनसे हम जो है कैलकुलेट करते हैं, और ये जो कैलकुलेशन होती है हमारी, ये कैलकुलेशन जो है हमारे को 8 नंबर दिलाती है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहली बात आती है व्हाट इज ए टीयर 1 कैपिटल। द टीयर 1 कैपिटल इज अ परमानेंट कैपिटल ऑफ द बिजनेस। जो बैंक की परमानेंट कैपिटल है उस कैपिटल को बोलते हैं टीयर 1 कैपिटल। अब ये जो टीयर 1 कैपिटल होती है, ये जो टीयर 1 कैपिटल होती है, ये टीयर 1 कैपिटल होती है। तो देखिएगा टीयर 1 कैपिटल जो है वो वास्तव में उस कैपिटल का टोटल है जो बैंक के पास परमानेंट रूप से है। तो इट इज अ परमानेंट कैपिटल। तो देखिएगा सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल इज ए टीयर 1 कैपिटल, सेकेंड इज स्टैट्यूटरी रिजर्व इज ए टीयर 1 कैपिटल, जनरल रिजर्व इज ए टीयर 1 कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम इज ए टीयर 1 कैपिटल, परपेचुअल डेप्ट, परपेचुअल डेप्ट का मतलब है कि जो डेट आपने वापस ही नहीं करना। अभी देखिएगा येस बैंक के केस के अंदर भी ऐसे हुआ था कि येस बैंक के केस में परपेचुअल डेट थे और वो एज ए इक्विटी कैलकुलेट हुए, और जब वो इक्विटी कैलकुलेट हुए तो उसको जो है येस बैंक ने पे करने से मना कर दिया, जब पहले तो बैंक को जो है एसबीआई के कंट्रोल में दिया गया। तो सीधी सी बात ये कि जब एडमिनिस्ट्रेटर येस बैंक के अंदर अपॉइंट किए गए तो इस बात का जो है ध्यान रखा गया। तो देखिएगा परपेचुअल डेट, उसके बाद है कैपिटल रिजर्व रिलाइज इन कैश, और जो कैपिटल रिजर्व आपने किस में रिलाइज किया है, कैश में रिलाइज किया है, तो वो भी आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस है वो आएंगे। इसी तरीके से अगर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस है यानी कि आपके लॉसेज हैं, तो लॉसेज को आप क्या करेंगे, लॉसेज को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी यानी कि जो आपने पैसा
सब्सिडरी कंपनीज में लगा रखा है, बैंक ने अपनी सब्सिडरी कंपनी में पैसा लगा रखा है, तो वो उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद जो गुडविल है, गुडविल को बैंक के केस में गुडविल को असेट्स नहीं माना जाता, हम उसको लॉस की तरह ट्रीट करते हैं इस रेशो के लिए। इसके अलावा जो फिक्टिशियस असेट्स है हमारी, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल रेट, सॉरी अंडर राइटिंग कमीशन एटसेट्रा, तो इस तरीके की जो वास्तव में असेट्स ही नहीं है बल्कि वो फिक्टिशियस असेट्स है, यानी कि पैसा तो खर्च कर दिया लेकिन वो खर्चे हैं, इसलिए बैलेंस शीट में असेट्स दिखाई हुई है। तो इन सभी के बाद जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द टीयर 1 कैपिटल। अब टीयर 1 कैपिटल के बाद आप क्या निकालेंगे, दूसरी टीयर 2 कैपिटल। इस टीयर 2 कैपिटल में बेसिकली क्या होता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व, और जो भी आपने प्रॉफिट रीवैल्यूएशन में डाला है, यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट या जो आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी हुई है, वो रिजर्व जो आपने रिजर्व के अंदर ऐड कर रखा है, और उस रीवैल्यूएशन रिजर्व में का 55% रिड्यूस कर देंगे, और आपके पास जो कैपिटल आएगी दैट विल बी द टीयर 2 कैपिटल। तो ये जो कैपिटल हो गई बैंक की, उस कैपिटल का मतलब क्या हो गया, बैंक की कैपिटल का मतलब हो गया कि टीयर 1 की कैपिटल और दूसरा टीयर 2 की कैपिटल। तो टीयर 1 और टीयर 2 की जो कैपिटल है, उन दोनों का जो टोटल है वो हम यहां पर लेते हैं। क्लियर है बात? तो आपके पास कैपिटल है। अब है बात बैंक के रिस्क की। अब बैंक के रिस्क क्या है, तो इसके लिए आपको पता चलना चाहिए कि रिस्क एडजस्टेड असेट्स कैसे निकालते हैं। तो बैंक की असेट्स जो भी हैं वो सारा रिस्क नहीं है, उसमें से आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से हम उसको रिस्क को निकालते हैं। तो आरबीआई कहता है कुछ असेट्स में बिल्कुल रिस्क नहीं है, जैसे कैश इन हैंड है, उसमें क्या रिस्क होगा, वो तो बैंक के पास है ही। दूसरी बात है, अगर कैश आरबीआई के पास जमा कर रखा है तो आरबीआई थोड़ी ना कहेगा मेरे पास पैसा रखोगे तो रिस्क है। तो कुछ ऐसी चीजें जिन पर रिस्क नहीं है। इसी तरीके से मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, बैंकों के पास कुछ ऐसा पैसा होता है जो दूसरे बैंकों को दे रखा है, या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जो घंटों के हिसाब से जो है पेमेंट होती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 6 से 7 दिन जो है उसकी पेमेंट होती है, उसके अंदर वो पैसा आ जाता है। तो जनरली इसको भी जो है आरबीआई कहता है कि इस पर भी 0% रिस्क होता है। फिर ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस या ऐसे बिल्स परचेज जिनकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखी है, स्टेट गवर्नमेंट ने दे रखी है, या सरकारी कंपनियों के जो पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स उन्होंने दे रखे हैं। तो सिंपल सी बात है, तो ऐसी जो असेट्स हैं इन पे जीरो रिस्क माना जाता है। तो देखिएगा इसमें बैलेंस विद आरबीआई हो गया, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस हो गया, लोन्स एंड एडवांसेज जो भी गारंटेड बाय द गवर्नमेंट है। उसके बाद एडवांसेज अगेंस्ट द लाइफ पॉलिसी, अगर आपने एनएससी के अगेंस्ट में पैसा दे रखा है, इंदिरा विकास पत्र के अगेंस्ट में दे रखा है, और एडिक्वेट मार्जिन आपने जो है आपके पास है, तो ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने टीडीएस काट रखा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो भी है, आपने गवर्नमेंट के पास एडवांस टैक्स दे रखा है, तो इन पर जीरो रिस्क माना जाता है। इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटीज पे अक्रूड है, अभी आपको मिला नहीं है, तो उस पर भी जीरो रिस्क मानते हैं। उसके बाद देखिएगा इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कैप सीआरआर। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। तो जो पैसा आपने इंटरेस्ट, जनरली सीआरआर के पैसे पे ब्याज नहीं देती है आरबीआई, उसके अलावा जो पैसा होता है उसके ऊपर मिलता है। लेकिन अगर कोई भी इंटरेस्ट आरबीआई से अक्रूड है या गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन पे अक्रूड है, तो वो भी आपने 0% रिस्क में लेनी है। उसके बाद ऐसी असेट्स जिनके ऊपर आरबीआई 20% रिस्क मानता है, यानी कि 20% रिस्क मानता है। तो ऐसी असेट्स जो जिन पर 20% रिस्क मानता है, बैलेंस विद अदर बैंक्स, यानी कि अगर आपने दूसरे बैंक में पैसा डाल रखा है एक बैंक ने, तो उस पर 20% मांगता है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, अगर गवर्नमेंट की कंपनियों में पैसा लगा रखा है तो भी 20% मांगता है। इन्वेस्टमेंट इन अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज विद द इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आर नॉट गारंटेड बाय द सीजी एंड एसजी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने उसकी गारंटी नहीं दे रखी है। उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टाफ ऑफ बैंक फुली कवर्ड बाय द सुपर एनुएशन बेनिफिट्स और मोर्गेज ऑफ फ्लैट्स। तो ऐसे जो लोन्स हैं, जो लोन्स एंड एडवांसेस स्टाफ को दे रखे हैं और जिनके रिटायरमेंट बेनिफिट से जो है उनके फ्लैट या घर के लिए लोन दिया हुआ है, और वो उनके रिटायरमेंट बेनिफिट से उसकी सिक्योरिटी दी हुई है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि सीओडी, यानी कि जो सीओडी है वो भी आपस में एक दूसरे बैंक के लिए ही लिखते हैं। तो सीओडी जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो उस पर 20% रिस्क है। अब ऐसी एसेट जिन पर 50% रिस्क है, तो 50% ऐसी रिस्क है लोन गारंटेड बाय डीआईसीजीसी। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कुछ लोन ऐसे होते हैं जो डीआईसीजीसी से होते हैं, तो जो डीआईसीजीसी को जो लोन दिया उनकी जो गारंटी है, तो उन पर 50% रिस्क माना जाता है। उसके बाद एसेट्स कैरिंग 100% रिस्क, तो ऐसे ही जो सबऑर्डिनेट डेट्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी दूसरी जगह, सबऑर्डिनेट डेट्स, तो मैंने अभी आपको येस बैंक का एग्जांपल दिया, तो उसके सबऑर्डिनेट डेट्स थे। तो सबऑर्डिनेटेड डेट्स का मतलब क्या है कि जब वो कंपनी जिसकी जगह आपने डेट ले रखा है अगर वो बंद होगी, तो वहाँ पे पैसा आपको पहले नहीं मिलेगा, पहले दूसरे लोगों को मिलेगा और उसके बाद आपको मिलेगा। तो ऐसे के अंदर मानते हैं कि अगर बैंक ने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है सबऑर्डिनेटेड डेट में, तो वो 100% रिस्क के दायरे में आएगी। अदर कोई भी इन्वेस्टमेंट होगी 100% मानी जाएगी। लोन अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दे रखा है
100% होगी, कोई फिक्स असेट्स है क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं होती है इसलिए, और कोई भी असेट्स आपको समझ में ना आए वो भी आपकी इसी दायरे में आएगी। तो सिंपल सी बात ये है कि इस तरीके से जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो निकलती है। तो अब ये जो आपको कैलकुलेशन है ये हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 38 जो है हम पढ़ते हैं, और 38 नंबर 8 क्वेश्चन नंबर जब आप पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद जो हम सवाल आगे करेंगे। तो देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन जो है ये देखिएगा जी 38 नंबर क्वेश्चन। तो अब ये 38 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी हुआ है, ये 2012 में भी और 2017 में, 2 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए कमर्शियल बैंक हैज द फॉलोइंग कैपिटल फंड्स एंड एसेट्स, सेग्रीगेट द कैपिटल फंड्स इनटू द टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल, फाइंड आउट द रिस्क एडजस्टेड असेट्स, रिस्क वेटेड असेट्स एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। यानी कि जो सारी वर्किंग्स है वो भी आपका सॉल्यूशन का पार्ट है। तो देखिएगा यहाँ पे इनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ परमानेंट कैपिटल, दैट इज अ टीयर 1 कैपिटल। सैचुरेट रिजर्व 150, इट इज ऑल्सो ए सैचुरेट रिजर्व, और ये भी परमानेंट है। द शेयर प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व सरप्लस, इट इज ऑल्सो ए टीयर 1 कैपिटल। कैपिटल रिजर्व विच 40 करोड़ ड्यू टू द रिवैल्यूएशन, तो 50 जो करोड़ है वो तो आपका सीधा हो गया, और जो 40 करोड़ रिवैल्यूएशन वाला है उसमें 55% का डिडक्शन लगेगी, और जो रिवैल्यूएशन रिजर्व वो टीयर 2 कैपिटल में जाएगा। उसका होता है कैश बैलेंस विद आरबीआई। अब ये जो चीज़ें हैं इन पे कितना लॉस है ये देखना पड़ेगा। तो कैश बैलेंस विद आरबीआई पे आप बताइए कितना रिस्क है, तो इस पे रिस्क है 0%, तो इस पे रिस्क कितना है 0%। तो ऐसी चीज़ों पे 0% रिस्क होगा, तो अब 0% रिस्क वाली है, अब ये रेट आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिएगा तो कितना है कैश बैलेंस विद आरबीआई पे 0% है, क्लेम्स ऑन अदर बैंक्स पे कितना होता है 20%, अदर इन्वेस्टमेंट पे 100%, गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट ग्रांटेड टू स्टाफ फुली कवर्ड बाय द सुपर एन्यूशन, इस पे कितना था 20%, बेनिफिट एंड मॉर्गेज ऑफ फ्लैट, ये सीधा एक ही लाइन है। उसके बाद है लोन्स एंड एडवांसेस, अदर लोन एडवांसेस 100%, परमाइज एंड फिक्चर्स 100%, इंटेंजिबल एसेट्स टीयर 1 कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। उसी तरीके से ग्रांटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया है तो 0%। उसके बाद AEOO यानी कि ये जो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज है वो 1550 की है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है टीयर 1 कैपिटल निकालनी है, टीयर 2 कैपिटल निकालनी है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप रिस्क एडजस्टेड एसेट्स निकालेंगे, और फिर जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हैं, ये जो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज होती है इनको ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो ये जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हैं ये कंटीजेंट लायबिलिटीज है। डन, तो करें स्टार्ट। तो आइएगा अब सवाल पे आते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले बात, हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल थी टीयर 1 कैपिटल, सैच्यूरेट रिजर्व टीयर 1, शेयर प्रीमियम कैपिटल रिजर्व 90 में से हमने 40 निकाल लिया, बचा 50, और इंटेंजिबल एसेट्स टीयर 1 कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस है क्योंकि आरबीआई इसको लॉस मानता है, तो 1085। तो ये आपकी आ गई टीयर 1 कैपिटल। अब दूसरा क्या है हमारे पास, टीयर 2 कैपिटल। अब टीयर 2 कैपिटल कैसे निकालेंगे आप, तो टीयर 2 कैपिटल बड़ी सिंपल है। तो टीयर 2 कैपिटल निकालेंगे, रिवोल्यूशन रिजर्व है 40, इसमें से आप 55% इसका माइनस करेंगे, ये स्टैंडर्ड रेट है जो आरबीआई ने दे रखा है। तो ये जो 55% आप इसमें से माइनस करेंगे 40 में से 22, तो ये आपके पास वैल्यू बच गई 18। तो अब आप देखिएगा आपका टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल कितनी होगी, इन दोनों का टोटल 1085 प्लस 18, राइट। उसके बाद आइएगा रिस्क एडजस्टेड एसेट्स की बात कर दें। अब देखिएगा रिस्क एडजस्टेड एसेट्स, अब ये रिस्क एडजस्टेड एसेट्स क्या है, रिस्क एडजस्टेड एसेट्स के अंदर देखिएगा सबसे पहले कि ये वैल्यूज है,
जो असेट थी, कैश इन, क्लेम्स ऑन बैंक, अदर इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद है गारंटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक के एम्प्लॉयज़ को दिया हुआ, लोन्स एंड एडवांसेस, परमाइजेज एंड अदर एसेट्स। तो देखिएगा मैंने बताया था इसमें 0% है, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 रिस्क है। क्लेम्स ऑन बैंक 70 का, इसका 20% है, 34 हो गया। अदर इन्वेस्टमेंट 100% है। लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 0% रिस्क है। उसके बाद एम्प्लॉय को दिया हुआ 20% है, लेकिन ये ध्यान रखना ये कवर्ड होना चाहिए, गारंटेड। और 6170 ये 100% अदर लोन्स एंड एडवांसेस, और प्रमाइजेज वगैरह पे 100%। तो ये आ गया 12439, और ये 12439 आया है, ये आपका रिस्क है। तो अब इस रिस्क जो है ये आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कंटीजेंट लाइबिलिटी, तो कंटीजेंट लाइबिलिटी है 1550, तो इनका कन्वर्जन फैक्टर देखते हैं, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कन्वर्जन फैक्टर के बाद 1550 ही रहता है, राइट। अब इन दोनों का टोटल 1085 प्लस 18, ये तो टीयर 1 कैपिटल और ये टीयर 2 कैपिटल है। और इसके बाद रिस्क एडजस्टेड एसेट्स है, फिर ओ बैलेंस शीट आइटम है। इसको सोल्व कर दिया और आपके पास ये रेशियो आ गई, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, आरबीआई कहता है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो किसी भी हालत में 9% से कम नहीं होनी चाहिए, और आरबीआई जो है समय समय पर इस रेशियो को जो है बताता रहता है कि कितनी होनी चाहिए। तो ये चेंज भी होती रहती है, तो मार्केट में किस तरीके के रिस्क है, बैंकिंग सिस्टम में किस तरीके के रिस्क है, उन सभी पैरामीटर्स के बाद ये जो चीज़ें हैं डिसाइड होती हैं। उसके बाद देखिएगा हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 है। तो क्वेश्चन नंबर 23 मैं आपको सोल्व करने के लिए दे रहा हूँ, तो आप इसको होमवर्क में करेंगे। आंसर आपको पता ही है कि जो शीट में आपको पढ़ा रहा हूँ ये हमने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से जो है इसका पूरी आंसर शीट को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा आप। इसी तरीके से ये जो बाकी क्वेश्चन होमवर्क के थे ये जो सोल्व हुए हैं, तो उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पीछे जो होमवर्क के क्वेश्चंस थे ये उनके सॉल्यूशंस हैं, ये दोबारा और रखे हैं, ये जो हम पहले कर भी चुके हैं। अब आइएगा अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हालांकि लास्ट एडजस्टमेंट है, लेकिन मैंने बीच में एडजस्टमेंट नंबर 5 अभी नहीं कराई है, तो अभी एडजस्टमेंट नंबर 5 कराएंगे और 8 कराएंगे। तो सबसे पहली बात देखिएगा कि ये जो एडजस्टमेंट है SLR और CRR की, ये किस तरीके से होती है। तो देखिएगा SLR और CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, इसको समझते हैं पहले और फिर आगे बात करेंगे। आइएगा अब बात करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के बाद अपनी लास्ट एडजस्टमेंट का, हालांकि अभी एडजस्टमेंट नंबर 5 नहीं कराई है। SLR क्या होता है? SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। दूसरा होता है CRR, कैश रिजर्व रेशो। इसको समझने के लिए आपको बैंक की बैलेंस शीट समझनी पड़ेगी दोबारा से। आप कहोगे तो मैं वो वाली बैलेंस शीट भी ले सकता हूँ, चलो ये तो काफ़ी हो गया, इसमें तो नहीं लेते हैं। तो देखिएगा, तो SLR या CRR अभी क्या होता है, तो देखिएगा सबसे पहले बैलेंस शीट देखते हैं। और बैलेंस शीट जब आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि ये कैसे काम करती है।
तो देखिएगा ये है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में कंपनी की यानी कि बैंक की इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख और रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं 2 लाख और डिपॉजिट्स हैं जिसमें करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सभी तरीके के डिपॉजिट्स है, वो है 10 लाख। अब ये बैलेंस शीट है टोटल है 13 लाख। अब ये जो पैसा डिपॉजिट के रूप में आपने ले रखा है, मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि आरबीआई को हमेशा इस डिपॉजिटर की चिंता रहती है और इस डिपॉजिटर की चिंता के लिए वो दो चीजें रखता है, वन इज ए सीआरआर और सेकंड इज एन एसएलआर। सीआरआर का मतलब होता है एक परसेंटेज होती है, मान लीजिएगा ये 3% है, तो इस डिपॉजिट का 3% पैसा बैलेंस शीट में कैश बैलेंस विद आरबीआई होना चाहिए, कैश बैलेंस विद आरबीआई होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए के डिपॉजिट्स हैं, दोबारा लिखते हैं इसको, अगर 10 लाख रुपए के डिपॉजिट्स हैं तो 10 लाख का 3% पैसा आपको आरबीआई के पास छोड़ना पड़ेगा, यानी कि 30,000 रुपए। ये आरबीआई सेफ्टी के लिए जो है रखवाता है अपने पास। तो 30,000 रुपए आपको आरबीआई के पास मेंटेन करना है। और एसएलआर है मान लीजिएगा 25%। तो इसका मतलब होता है सैचुरेटरी लिक्विड रेशियो, यानी कि 25% है, तो इसका मतलब है कि आपके पास लिक्विड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए कितनी, 25%। लिक्विड इन्वेस्टमेंट में क्या है, कैश भी हो सकता है आपके पास, साथ में दूसरे बैंकों के पास बैंक बैलेंस भी हो सकता है आपका, अदर बैंक बैलेंस। बैंक गोल्ड भी रख सकते हैं क्योंकि गोल्ड को भी लिक्विड माना गया है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो सकती हैं। यानी कि आरबीआई की मंशा ये है कि ये पैसा आप अपने पास रखो, अगर आपका डिपॉजिटर को आप डिफॉल्ट करोगे तो सबसे पहले ये पैसा यूज कर सकते हो आप। तो अगर आपको कभी भी लिक्विडिटी कम है तो आप इसको बेच के पैसा बैंक अरेंज कर सकता है। तो मान लीजिएगा 2,50,000 रुपये यहाँ फंस गया, तो इसका मतलब है कि अब जो बाकी पैसा इस 10 लाख रुपए में से है, वो पैसा आप क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए यानी कि उधार देने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है कि ये रेशियो जितनी कम होती है बैंक उतना ज्यादा अच्छे से क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। तो बैंकों की ग्रोथ के लिए दोनों रेशियो इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये रेशियो बढ़ जाती है तो बैंकों की जो है ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि बैंकों के पास जितनी ये ज़्यादा रेशियोज होंगी उतनी कम लिक्विडिटी बैंक के पास होगी, और ये रेशियो जितनी ज़्यादा होगी बैंक के पास उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, और बैंकों का काम ही लोन उधार देना है। तो अल्टीमेटली ये जो रेशियो है इसके थ्रू जो है बैंक अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से जो करेंसी है या मनी सप्लाई जिसके बात करते हैं, जो हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, तो जो मनी सप्लाई है उसको जो है कंट्रोल करते हैं। तो ये वास्तव में मॉनेटरी मेजरमेंट्स होते हैं जहां पर कि सीआरआर और एसएलआर के रेट्स को चेंज करके जो बैंक्स हैं यानी कि जो आरबीआई है वो बैंकों के ऊपर एक तरीके से नियंत्रण रखता है लिक्विडिटी के संबंध में। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, तो ये जो रेशियोज हैं इन रेशियोज का मतलब पता होना चाहिए। अगर मान लीजिएगा ये रेशियो आपके पास 2,40,000 थी, तो आपको यहाँ पर अगर एज ए ऑडिटर हो तो आपको ये रिकमेंड करना पड़ेगा बैंकों की आप इसको ठीक करिए। इसी तरीके से मान लीजिएगा अगर आपका कैश 20,000 रुपये ही था, तो इसका मतलब है कि आपको आरबीआई के पास 10,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। ऑडिटर भी छोड़िए, अगर आप अकाउंटेंट भी हैं, तो अगर आप बैंक के अकाउंटेंट हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये इंश्योर करेंगे कि जो है बैंक जिसके आप अकाउंटेंट हैं वो सीआरआर मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप उसको सीआरआर मेंटेन कराएंगे। दूसरा एसएलआर मेंटेन कराएंगे। तो फर्स्ट प्रियोरिटी इज एसएलआर, तो सबसे पहले एसएलआर मेंटेन होना चाहिए, फिर एसएलआर के अंदर जो पैसा बचा हुआ है वो आप यूज कर सकते हैं फॉर द मेंटेनिंग ऑफ सीआरआर। तो जो सीआरआर का जो बैलेंस है, जो सीआरआर का बैलेंस है वो अगर कम है तो आप उसके अंदर जो भी आपके पास कैश पड़ा हुआ है या दूसरे बैंकों में पैसा पड़ा हुआ वो शिफ्ट कर देंगे किसके पास, आरबीआई के पास। लेकिन सबसे पहले बात आपके पास स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है कि तो ये जो डिपॉजिट्स है जिनको हम बोलते हैं टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज ऑफ द बैंक, तो टाइम लायबिलिटीज का मतलब है कि जो टाइम पे देनी यानी कि एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट। दूसरी होती है डिमांड लायबिलिटी जो बैंक को तुरंत पे करनी है, यानी जिसको हम सेविंग डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट बोलते हैं, जिसको हम कासा डिपॉजिट बोलते हैं, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। तो इसके साथ जो बाकी जो असेट्स होंगी यानी कि जो अदर असेट्स होंगी वो बैंक की बैलेंस शीट के अंदर होंगी। तो सिंपल सी बात ये है कि आपको ये दोनों रेशियो समझ में आ गई कि क्या चीज़ें होती हैं, क्यों बैंकों को ये मेंटेन करनी जरूरी है, राइट।
तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आगे बढ़ने से पहले जो है आप इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, फिर जो है आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार वीडियो को रोक के एक बार दोबारा से सारी बात सुन लीजिएगा, फिर आप आइएगा आगे कैलकुलेशन के लिए। तो अब देखिएगा हाउ टू कैलकुलेट CRR और SLR। अब ये CRR और SLR कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप है। तो सबसे पहले टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज ऑफ द बैंक आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जो भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा उसमें सबसे पहले टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, इन सबका टोटल लगाएंगे, आपकी टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज आ जाएगी। फिर आपको देखना है कि बैंक के लिक्विड असेट्स को है या नहीं है, क्योंकि SLR के लिए उसके लिक्विड असेट्स जो चीज़ें मैंने आपको दे रखी थी वो सब कैलकुलेट करनी है। तो आपको इसमें 3 चीज़ों की जरूरत थी। क्या थी? टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज की, लिक्विड एसेट्स कितनी है बैंक के पास, RBI के पास कितना पैसा रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से इंश्योर करनी है, तो इनको सब आप कैलकुलेट कर लें। RBI का बैलेंस आपको दिया होगा तो वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो डिपॉजिट्स आपका डिपॉजिट का टोटल लगा लेंगे। उसके बाद देखिएगा द कैलकुलेट द लिक्विड एसेट्स ऑफ द बैंक। अब वो लिक्विड एसेट जब बैंक के निकालेंगे तो सबसे पहली बात है कैश इन हैंड है। ध्यान रखिएगा बैलेंस विद RBI नहीं होगा लिक्विड, वो लिक्विड नहीं होता है अगर बैलेंस RBI है। तो कैश विद अदर बैंक्स। उसके बाद है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि घंटों के हिसाब से जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 दिन के लिए पैसा जो देते हैं। ठीक है, तो कॉल मनी मार्केट के अंदर ये जो पैसा, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, गोल्ड या अदर जो लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनके टोटल को यहाँ पे, तो RBI गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी लिक्विड एसेट्स हैं उनका आप टोटल लगा लेंगे। क्लियर है बात? उसके बाद बात करेंगे हम कि हम ये देखेंगे क्या हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है भी या नहीं है। तो देखिएगा कैलकुलेट द सरप्लस अवेलेबल फॉर द मेंटेनिंग कैश रिजर्व रेशियो। तो हमें देखना सरप्लस है भी या नहीं है। तो सबसे पहले देखिएगा टोटल लिक्विड एसेट्स अवेलेबल विद द बैंक इन स्टेप नंबर 2। मान लीजिए स्टेप नंबर 2 में वैल्यू निकल कर, स्टेप नंबर 1 में मान लीजिएगा स्टेप नंबर 1 में वैल्यू निकल कर आई डिपॉजिट्स की 10 लाख, और स्टेप नंबर 2 में ये लिक्विड एसेट्स निकल कर आई 3.5 लाख। अब देखिएगा यहां पर कि टोटल लिक्विड एसेट्स अवेलेबल विद बैंक, तो कितनी हम यहाँ पे लिखेंगे 3.5 लाख रुपए। फिर हम लिखेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विड एसेट्स चाहिए कितनी। अब ये रेट पे डिपेंड करती है। मान लीजिए हमारे डिपॉजिट 10 लाख है और हम मानते हैं SLR का रेट 25% है, यानी कि 25% बैंक को अपने पास SLR रखनी है लिक्विड फॉर्म में। तो 10 लाख के डिपॉजिट के सामने कितनी रखनी पड़ेगी? 2.5 लाख। तो आपके पास कितना पैसा है? 1 लाख रुपए पैसा है जो आप RBI के पास जो है पार्क कर सकते हैं CRR मेंटेन के लिए। अब CRR का रेट है 3%, मान लेते हो 10 लाख का 3% 30,000 चाहिए। मान लो RBI के पास आपके पास एक भी पैसा नहीं है, तो आपके पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा SLR है, यानी कि एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए की लिक्विड एसेट्स है। तो आप इसमें से 30,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं। हालांकि आपके पास 1 लाख रुपए, लेकिन उतने की जरूरत ही नहीं है। मान लो आपका CRR का रेट 3% है तो 30,000, 10 लाख का 3% 30,000, अगर 4% होता तो 40,000। तो आपके पास SLR मेंटेन होगी तभी आप CRR मेंटेन कर पाएंगे। तो इस स्टेप में हम निकालेंगे कि बैंक के पास कितना पैसा अवेलेबल है CRR मेंटेन करने के लिए। तो वो तभी मेंटेन कर पाएगा जब SLR मेंटेन हो पाएगी। तो सबसे पहले अब SLR की मेंटेनेंस का जो है निकाल लेंगे। उसके बाद देखिएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट कैश विद अदर बैंक्स और कैश इन हैंड टू बी ट्रांसफर टू बैलेंस विद RBI। राइट, तो देखिएगा सबसे पहली बात, वो पैसा जो कैश बैलेंस है विद अदर बैंक्स और कैश इन हैंड टू बी ट्रांसफर विद RBI, जो RBI को आप ट्रांसफर करेंगे। तो देखिएगा जो टोटल कैश रिक्वायर्ड, तो क्या करेंगे, टोटल डिपॉजिट को मान लीजिए 10 लाख था, 10 लाख का 3%, तो आपको कितना है 30,000। अब मान लो RBI के पास 10,000 रुपये पड़ा हुआ था, तो जो 10,000 माइनस कर दो 20 भेजना है। और मान लो अगर जीरो था, मान लो भेज नहीं रखा था, तो 30 के 30,000 आपने भेजने हैं। पर ये 30,000 तभी भेज पाओगे जब आपके पास पैसा बचा हो स्टैट्यूटरी लिक्विड के बाद। तो स्टैट्यूटरी लिक्विड के बाद 1 लाख बचा था तो आप 30,000 भेज सकते हैं। लेकिन अगर वो होता 20,000 तो आप केवल 20 ही भेजते, और 10,000 आप नहीं मेंटेन कर पाते, उसकी वजह से फिर RBI आपके ऊपर पेनल्टी लगा देता बैंक के ऊपर। तो ये ध्यान रखना है। तो ये बैंकों को जो है सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। तो बैंक जो होता है उसको बड़े हिसाब से जो है सारी चीज़ें रखनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, बैलेंस विद अदर बैंक से 28,000, कैश इन हैंड है 60,000, लिक्विड एसेट्स हैं 4 लाख और टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज है 15 लाख। SLR का रेट है 25, CRR का रेट है 3%। तो इस एग्जाम्पल से आपको सारी बात समझ में आएगी। तो देखिएगा स्टेप नंबर 1 में टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज 15 लाख, जो स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 में लिक्विड एसेट्स
कैश बैलेंस विद अदर बैंक और अदर लिक्विड एसेट्स 4,88,000, ये भी हो गया। फिर देखिएगा टोटल लिक्विड एसेट्स 4,88,000, स्टैट्यूटरी लिक्विड एसेट्स 15 लाख का 25% 3,75,000। तो सरप्लस लिक्विड एसेट्स कैन बी यूज फॉर मेंटेनिंग CRR 1,13,000, राइट। तो इतनी आपके पास एसेट्स हैं जो आप मेंटेन कर सकते हो। अब आपको टोटल कैश चाहिए 15 लाख का 3% 45,000, और आपके पास कितना रखा है RBI 13,000, तो आपको 32,000 रुपये और ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्या 32,000 आपके पास है? हाँ, आपके पास 1,13,000 है। लेकिन अगर ये मान लो खाली 13,000 होता तो आप केवल 13,000 ही भेज सकते थे। अगर मान लो ये सरप्लस 25,000 होता है, ये सरप्लस, तो आप केवल 25,000 ही भेज सकते थे। तो आपको चाहिए कितना? 32। तो 45 में से 13 आपके पास ऑलरेडी RBI के पास छोड़ा हुआ है, तो 32,000 और जो है आप बेचेंगे। उसके बाद है यहाँ पर, अब उसके बाद एडजस्टेड बैलेंस क्या होंगे? जो 32,000 भेज देंगे तो बैलेंस विद RBI क्या होगा? 13,000 प्लस 32,000 हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे बैंकों ने पैसा डाल रखा था, मान लो 28,000 था दूसरे बैंकों में, 28 था उसके पास, 28 उसको निकाल के उसको जीरो कर लेगा, फिर बाकी 4,000 अपने कैश में से भेज देगा। तो दूसरे बैंकों में रखो या RBI के पास रखो, तो दूसरे बैंक से निकाल के भेज देगा, जीरो कर देगा। और फिर भी उसके पास 60,000 कैश है, तो 4,000 जो कम पड़ रहा है, क्योंकि 32 भेजना है, तो 28,000 तो दूसरे बैंक बैलेंस में से भेज देगा जो दूसरे बैंकों में। जैसे PNB बैंक है तो HDFC बैंक में रखता है, HDFC बैंक है तो ICICI में भी उनके अकाउंट होते हैं, क्योंकि आपस में क्लियरिंग करनी होती है ना। तो अगर वहाँ पे दूसरे बैंक को पैसा पड़ा हो तो पहले उसको ट्रांसफर कर देगा RBI के पास, और फिर भी अगर कम पड़ रहा है तो जो उसके पास कैश पड़ा हो उसको ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से सारी कैलकुलेशन होती है, राइट। अब देखिएगा आंसर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 का। अब क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 20 पहले पढ़ना पड़ेगा। तो अभी देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 निकालते हैं। अब देखिएगा ये एक बैंक की ट्रायल बैलेंस है, एक बैंक की ट्रायल बैलेंस है। वास्तव में तो ये बैलेंस शीट की फिगर है, बस इसको सेट करना है। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो डेबिट बैलेंस है, ये बैंक की एसेट्स है, यानी कि करंट अकाउंट में पैसा है, उसे दे रखा है, लोन है, ध्यान रखिएगा, लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए हैं। ये कैश क्रेडिट है, ये ओवरड्राफ्ट दे रखा है, कैश इन एंड ये एसेट्स है, RBI के पास पैसा है, कैश विद अदर बैंक्स है, मनी एट कोल है, उसका गोल्ड है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, प्रोमाइजेज हैं, फर्नीचर है, उसका टर्म लोन है, उसका देखिएगा शेयर कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्स डिपॉजिट, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस पुराना बैलेंस है ब्रॉट फॉरवर्ड, और ये फॉर द ईयर है 150 जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट यानी कि टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज, सेविंग डिपॉजिट टाइम एंड करंट अकाउंट टाइम लाइबिलिटीज, क्योंकि क्रेडिट की चीज़ें लाइबिलिटीज होती हैं। बिल्स पेबल बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स इन टोटल। अब इसके बाद यहाँ पर बिल्स फॉर कलेक्शन है, जो मैंने आपको एडजस्टमेंट कराई थी 18.10, उसका एडवांसेज एंड एंडोर्समेंट्स है, कंटीजेंट लाइबिलिटी 14.12, क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक बट नॉट एक्नॉलेज्ड क्लेम, ये भी कंटीजेंट लाइबिलिटी, यानी कि जो भी ऑफ बैलेंस शीट आइटम की बात कर रहे थे वो यही है। फिर जो असेट्स हैं वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिख रखी हैं, तो वो जो नेट वैल्यू है तो वो आपको बुक वैल्यू दे रखी है, अगर आप नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आपको शो करना पड़ेगा। फिर ये है कि 50% जो लोन बांट रखे हैं वो गवर्नमेंट की गारंटी से, 10% क्रेडिटर अनसिक्योर्ड है, और कैलकुलेट कैश रिजर्व रिक्वायर्ड एंड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। नोट, कैश रिजर्व रिक्वायर्ड इज 3% और SLR इज 30% ऑफ द टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज। तो आप ध्यान रखिएगा CRR कितना है यहाँ पे सवाल में 3%, और उसके बाद दूसरा क्या है SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो जो है वो है आपकी 30%। ये आपको एग्जाम में लिखी हुई मिलेंगी। अब आपको ये सवाल सोल्व करना है। तो देखिएगा सबसे पहले आपने डिपॉजिट्स निकालने हैं, जो भी टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज है। तो स्टेप नंबर में आपने क्या किया, टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज
उनका टोटल कर दिया। टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज है, करंट अकाउंट में 520, सेविंग डिपॉजिट में 450 और फिक्स डिपॉजिट में 517। तो ये टोटल आपके टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज आ गई। दूसरी आपको क्या निकालनी पड़ेगी, लिक्विड इन्वेस्टमेंट। अब देखिएगा लिक्विड इन्वेस्टमेंट के अंदर लिक्विड एसेट्स कौन सी है, कैश इन हैंड है, बैलेंस विद अदर बैंक, मनी एट कॉल है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गोल्ड है। इन सब का टोटल आपने निकाल लिया, ये है 691.54। उसके बाद है टोटल लिक्विड एसेट्स। टोटल लिक्विड एसेट्स, अब टोटल लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या है कि जो आपके पास लिक्विड एसेट्स टोटल स्टेप नंबर 2 में थी वो लिख दिया आपने, और आपको रिक्वायर्ड कितनी है 30%। तो आपका जो टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज थी जो स्टेप नंबर 1 में था उसका 30% चाहिए 446.10। तो आपके पास सरप्लस कितना है 245.44। तो आप इतना पैसा जो है 245.44 जो है ये पैसा आप जो है यूज कर सकते हैं अपनी सीआरआर के लिए। अब देखिएगा सीआरआर के लिए पैसा कितना चाहिए 1487 का 3% 44.6, लेकिन आपने आरबीआई के पास रख कितना रखा है 37.8। तो इसका मतलब 6.73 आपको और भेजना पड़ेगा, जो दूसरे बैंकों में बैलेंस पड़ा हुआ उसको आप आरबीआई के पास भेज देंगे। लेकिन ध्यान रखना है ये अमाउंट इससे कम होना चाहिए, तो ये 245.44 है। तो हानि कि इनके पास एसएलआर मेंटेन है, तो ये उसके लिए इनके पास 245.44 एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है। तो जो 6.73 है वो हमेशा आप देखेंगे कि कम ही निकलेगा एग्जाम के अंदर भी, लेकिन इस सवाल में तो है ही कम। तो ये जो 6.73 आप इजीली भेज सकते हैं क्योंकि आपके पास 245 एक्स्ट्रा लिक्विड पड़ा हुआ है। तो ये आप यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो अब एडजस्टेड बैलेंस क्या होंगे, बैलेंस विद आरबीआई क्या हो चुका होगा 44.61, यानी कि 6 पॉइंट्स जो उसके पास 37.88 था उसमें 6.73 दूसरे बैंकों से भेज देंगे, और दूसरे बैंकों में जो पैसा पड़ा हो तो उसमें से वो माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब है एक बैलेंस में बैलेंस विद आरबीआई में उसको ऐड कर देंगे, बैलेंस विद अदर बैंक्स में से माइनस कर देंगे। तो एक असेट्स में जोड़ना है, दूसरी असेट्स में घटा देना है। अब देखिएगा इसी सवाल की हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो सारी चीज़ हमने एडजस्ट कर ली, तो हमारे जो बैलेंसेज हैं वो दो बदल गए हैं, बैलेंस विद आरबीआई बदल गया है और बैलेंस विद अदर बैंक बदल गया है, और क्योंकि सवाल में उसने बोला था सीआरआर एसएलआर है। तो अब देखिएगा हमारी जो बैलेंस शीट है ये प्रॉपर फॉर्मेट में बननी है। अब प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब क्या है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया हुआ है, तो जो शेड्यूल नंबर 1 से लेकर 12 तक के शेड्यूल्स हैं वो इसी के अंदर दिए हुए हैं। तो अब ध्यान रखिएगा 5 शेड्यूल जो हैं लाइबिलिटीज़ की तरफ हैं। तो अब आपको याद नहीं होंगे तो इसलिए मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, कैन रामू दूधिया बाय ऑरेंजेस, यानी कि इनके पहले अल्फ़ाबेट्स जो है इस सेंटेंस से शुरू हो रहे हैं। C फॉर कैपिटल, R फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, D फॉर डिपॉजिट्स, B फॉर बोरोइंग्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑरेंजेस से अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो ये 5 शेड्यूल्स हैं, ये आपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद जो शेड्यूल्स हैं वो असेट्स के हैं। तो असेट्स में जो शेड्यूल है उसमें पहला शेड्यूल है कैश बैलेंस विद आरबीआई, यानी कि जो पैसा आप आरबीआई के पास रखते हैं। दूसरा बैलेंस विद अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, जो 7 नंबर में आएगी। 8 नंबर में अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। 9 नंबर में आपने जो लोन्स एंड एडवांसेस बांट रखे एडवांसेस के नाम से दिखाते हैं। 10 नंबर में फिक्स असेट दिखाते हैं। अदर असेट्स 11 नंबर में दिखाते हैं, और ये आ जाता है टोटल। और जो बैंक की कंटीजेंट लाइबिलिटी है वो शेड्यूल नंबर 12 में दिखाई जाते हैं। और बिल्स फॉर कलेक्शन में शेड्यूल तो नहीं है, लेकिन आपने बिल्स फॉर कलेक्शन असेट्स और लाइबिलिटीज अकाउंट बनाया था, उसका बैलेंस आपने यहाँ शो करना है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से ये जो है पूरा का पूरा आपने बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में बस हमें आइटम फिट करने, 2 चीज़ें बदलनी थी वो हम ऑलरेडी बदल चुके हैं, बैलेंस विद आरबीआई और बैलेंस विद अदर बैंक्स। तो अब देखिएगा जो जो आइटम्स जहाँ आएंगे, तो कैपिटल के अंदर एक ही आइटम था तो कैपिटल डाल दी 19.8। अब रिजर्व सरप्लस में आते हैं प्रॉफिट्स। अब रिजर्व सरप्लस में प्रॉफिट भी है तो स्टैट्यूटरी रिजर्व भी है, P&L भी। तो इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाया हमने, तो वर्किंग नोट देखिएगा सबसे पहले। ये देखिएगा हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट था जो टोटल सी बनाते थे आप, तो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, दोनों टोटल लिया। इस 150 का 25% आपने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, स्टैट्यूटरी रिजर्व में। प्रॉफिट बाकी है कैरी फॉरवर्ड कर दिया 524.5। तो अब ध्यान रखिएगा 37.5 आपका ऐड हो जाएगा कहाँ पर, स्टैट्यूटरी रिजर्व के अंदर, और 524 आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस डालेंगे, ये बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो देखिएगा 37.5 वहाँ पर और 524.5 आप ऐड कर देंगे रिजर्व सरप्लस में। तो 524.5, तो देखिएगा रिजर्व सरप्लस में 524.5, ये तो P&L का बैलेंस जो बच गया आपके पास। और उसके बाद जो स्टैट्यूटरी रिजर्व 231 और उसमें जो 25% करंट ईयर प्रॉफिट का आया, तो टोटल रिजर्व सरप्लस हो गया। उसके बाद तीसरा है डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स में क्या करेंगे, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और करंट अकाउंट।
उसके बाद क्या है, बोरोइंग्स, उसके बाद अदर लाइबिलिटीज है, बिल्स पेबल है। तो लाइबिलिटी साइड में तो क्या है, कैन रामू दूधिया बाय ऑरेंजेस। अब असेट साइड के लिए भी एक लाइन होनी चाहिए, तो असेट साइड के लिए हमने लाइन रखी है, द सीबीआई ए फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ए फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। ये ठीक है, ये हमें याद करने के लिए हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि हमारे को ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को फ्रॉड करना है, लेकिन हमने एक सेंटेंस बना लिया, उस सेंटेंस से हमने क्या करना है कि अपनी बैलेंस शीट याद रख लेनी है। तो आइए देखिए, उसी से आपको पता है, सी फॉर सी कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बी का बैलेंस विद अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, ए एडवांसेस, फिक्स असेट्स, अदर असेट्स एंड टोटल। तो सिंपल सी बात यहां पर ये निकल कर हमारे सामने आ गई। चलें आगे। तो अब हमने यहाँ पे बात करनी है इसकी, तो कैश इन हैंड ये और बैलेंस विद आरबीआई जो हमने निकाला था 3%, ये वो अमाउंट है, तो जो उसमें कम पड़ रहा था वो हमने ऐड करके ठीक कर दिया, और बैलेंस विद अदर बैंक्स में हमने माइनस कर दिया, तो ये अमाउंट घट गया उतना ही जितना हमने ट्रांसफर करना था, और मनी एट कॉल आपने शो करनी है इसके साथ। तो बैलेंस विद आरबीआई जो है शेड्यूल नंबर 6 में शो करना है कैश इन हैंड के साथ, और बैलेंस विद अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस शेड्यूल नंबर 7 में शो करना है। शेड्यूल नंबर 8 में आपने शो करनी है इन्वेस्टमेंट, तो आपकी गोल्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट थी। एडवांसेस आपने टर्म लोन दे रखे हैं, करंट अकाउंट दे रखा है, कैश क्रेडिट दे रखे हैं, उनका टोटल डाल दिया। अब इसमें से कितना सिक्योर्ड है, जो नीचे लाइन लिखी थी सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स है 1153, वो परसेंटेज लिखी हुई थी, कवर्ड बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये है, और बाकी जो है अनसिक्योर्ड पोर्शन है। तो ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं टोटल में से, ये 1632 में से जो भी दो पार्ट दे रखे हैं वो निकाल लेंगे, और तीसरा पार्ट बैलेंसिंग होंगे, तो ये क्लासिफिकेशन भी आपको शो करनी पड़ती है। उसके बाद आपकी फिक्स असेट्स, उसके बाद आपकी फिक्स असेट्स, तो आप देखिएगा जो आपकी फिक्स असेट्स है वो दे रखी है नेट वैल्यू पे, तो नेट वैल्यू है, और डेप्रिसिएशन को ऐड करके हमने ग्रोस प्रेजेंटेशन में शो कर देनी है। अगर आप ना भी शो करना चाहो तो नेट भी शो कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है तो उसको ऐड करके ग्रोस वैल्यू आप शो कर देंगे। यहाँ पे ये ग्रोस हो जाएगी, और बाकी डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट ऐसे ही फर्नीचर में हो जाएगा। अदर एसेट्स आपके पास है नहीं। अब कंटीजेंट लाइबिलिटीज में आपके पास दो लाइबिलिटीज थी, एडवांसेज एंड एंडोर्समेंट्स, क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक बट नॉट एक्नॉलेजेस डेब्ट। तो ये कंटीजेंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो एक्चुअल में राइज नहीं हुई है लेकिन हो सकती हैं, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस। उसके बाद देखिएगा ये सारी चीजें हैं, और ये हमने बैलेंस शीट में डाल दी। अब हम इसकी लास्ट एडजस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं, और जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो है कंटीजेंट लाइबिलिटीज की। हालांकि एडजस्टमेंट नंबर 5 पे थी, लेकिन अब हम जो है इसकी जो है बात अभी यहाँ पे करेंगे लास्ट में, तो ये बीच में जो है हमने डिस्कस नहीं की, तो ये एक्चुअली एक थोड़ा अलग कंसेप्ट है, इसलिए मैं जो है एडजस्टमेंट नंबर 5 को बाद में आपको जो है करा रहा हूँ, या उसको जो है इस तरीके से करेंगे तो वो आपको बर्डन भी नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में एक ये भी एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, जैसे बिल्स फॉर कलेक्शन, असेट्स अकाउंट और लाइबिलिटीज अकाउंट थी। तो इसके बाद जो है आपने ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट करना है, और सारा मटेरियल आपके पास है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और नंबर आपके पास है ही मेरा, और मेरे पास आपका नंबर है। तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो कंसेप्ट है कंटीजेंट लायबिलिटीज़, ये वास्तव में बैंक क्या कंटीजेंट लायबिलिटीज़ होती हैं बैंक की, ये हम बात करेंगे पहले। और इसका एक मेमोरेंडम अकाउंट जो इसका बैलेंस शीट होता है वो अभी जो हम शेड्यूल नंबर 12 जो आप देख रहे थे उसमें शो करते हैं, जैसे भी आपने देखा भी कि तो शेड्यूल नंबर 12 में क्लेम अगेंस्ट द बैंक बट नॉट एक्नॉलेजेस डेब्ट, और ये इसी अकाउंट का बैलेंस था, एक्सेप्ट एंड एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस अकाउंट। तो अभी 1 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए, 1 मिनट, फिर जो है अभी शुरुआत करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5 में देखिएगा एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन, इसको कंटीजेंट लायबिलिटी, ये वो लायबिलिटीज है जो बैंक ने ना अपने कस्टमर को गारंटी दे रखी है, या आप जैसे फॉरेन में कोई पार्टी है
तो उनको अगर अगर यहाँ की इंडियन पार्टी अगर फॉरेन पार्टी को एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज देगी, फॉरेन बिल, तो वो तो मानेगा ही नहीं यार, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। तो वो यहाँ के जो इंडियन बैंक्स हैं वो वास्तव में रेपुटेड है, उनकी रेपुटेशन है, तो बैंकों की गारंटी ले ली जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ की पार्टीज ने बिल दिए हुए हैं उसकी एंडोर्समेंट कर देते हैं कि हाँ अगर ये पैसा नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। या वो जो पार्टीज़ हैं जो उनके क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पे तो वेल रेपुटेड क्लाइंट्स हैं, तो वो कहते हैं जी बैंक से आप ही लिख दीजिए एक्सेप्टेंस, आप अपने, मैं आपके खाते में पैसे डाल दूंगा और मेरे खाते आपके पास चलते हैं, मैं कोई सिक्योरिटी देता हूँ, आप बिल ही लिख के दे दीजिए मुझे। तो अल्टीमेटली क्या होगी, एक्सेप्टेंस ही बैंक ने दे दी। इसी तरीके से क्या होता है कि जो मास्टर कार्ड है, वीज़ा वगैरह है, तो इनके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं तो उसके लिए क्या होता है कि बैंक अपना पैसा उधार देते हैं और उन लोगों को जो है गारंटी देते हैं कि भाई जो हमारे कस्टमर है उनसे वसूली करके हम देंगे, अगर वसूली नहीं होगी तो जो है हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अल्टीमेटली वो उसके लिए जो है ये फीस भी चार्ज करते हैं और उनको उधार पैसा दे देते हैं। तो अल्टीमेटली वहाँ पर भी जो गारंटीज़ हैं वो ये बड़े बैंक जो हैं इनको वीज़ा, मास्टर कार्ड या बाकी जो इस तरीके की जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं उनको देते हैं। तो इस तरीके से अपने क्लाइंट को, जैसे अभी टेलीकॉम के अंदर आप देखिएगा आइडिया वोडाफोन का केस चल रहा है, तो सिंपल सी बात है आइडिया के अंदर या वोडाफोन के अंदर या रिलायंस जियो के अंदर, तो जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है वो वास्तव में गारंटी लेता है कि भाई साहब आपने जो टेलीकॉम कंपनी आपको लाइसेंस दिया है, अगर आपको ने कल जो कस्टमर्स हैं उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया या कभी आपने सर्विस जो अचानक बंद कर दी, तो हम आपकी जो भी गारंटीज़ हैं उनको फॉरफिट कर लेंगे। तो ऐसी जो गारंटीज़ हैं वो बैंक्स देते हैं। तो ये जो गारंटीज़ हैं सालों साल चलती रहती हैं। तो जनरली जो बैलेंस वीडियो होता है वो बैलेंस ईडी भी होता है, लेकिन हर साल जो है बैंक कुछ नई गारंटीज़ को एक्सेप्ट करता है, उसमें से कुछ गारंटी की मेच्योरिटी आ जाती है, तो या तो वो क्लाइंट पे करता है उन गारंटीज़ को या फिर बैंक को पे करना पड़ता है। तो बैंक को तो क्योंकि कमिटमेंट कर दी तो बैंक पे करेगा बाद में, चाहे वो अपने कस्टमर से वसूल करता रहे खाते से। तो सीधी सी बात ये एक मेमोरेंडम अकाउंट है जिसमें हम केवल ये कैलकुलेट करते हैं कि ईयर एंड में हमारी क्या कंटीजेंट लायबिलिटी बच गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले बैलेंस होता है कि जो भी कंटीजेंट लायबिलिटी हमारे पास हाल के शुरू में थी, फिर जो भी हमने नई कंटीजेंट लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर ऐड की हैं उनको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इसको लिखते हैं कंस्टिट्यूएंट लायबिलिटीज ऑफ एक्सेप्टेंस गारंटीज एक्सेट्रा, शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं क्लैक। तो क्लैक का मतलब है कंस्टिट्यूएंट लायबिलिटीज, तो जो हमने इस साल जो है नई गारंटी एक्सेप्ट की, अब उन गारंटीज के पैसे अभी तो देने नहीं है, तो जनरली वो बैलेंस ईडी बच जाती है। लेकिन कुछ गारंटीज ऐसी होती हैं जिनकी पेमेंट जो है इस साल हमें करनी पड़ी, हमें करी या वो गारंटीज क्लाइंट ने खत्म कर दी। तो सिंपल सी बात है, तो पेड ऑफ बाय द क्लाइंट, दूसरा पेड बाय द बैंक, और पेड बाय कभी कभी पार्टी डिफॉल्ट करती है और फिर बैंक पे करता है। एक तो बैंक पे इसलिए कर देता है कि क्लाइंट ने पैसे दे दिए, बोलता है जी आप पे करो। दूसरा होता है क्लाइंट खुद ही पे कर देता है। तीसरा होता है क्लाइंट ने डिफॉल्ट कर दिया फिर बैंक को पे करनी पड़ती है। तो तीनों तरीके से जो भी पेमेंट है, तो जो नेट लायबिलिटीज है वो कंटीजेंट लायबिलिटी लास्ट में बचती है। अब देखिएगा इसमें जो क्वेश्चन नंबर है 33, उसको देख लीजिएगा। वो 33 क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिएगा थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 33 है। 1/4/2006 acceptance endorsement not yet satisfied amounted to rupees 14,50,000, 14,50,000 थी। ड्यूरिंग द ईयर अंडर द क्वेश्चन acceptance endorsement guarantee amounted to rupees 44 lakh। बैंक ओनर्ड एक्सेप्टेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 25 लाख, बैंक ने कितनी ओनर्ड कर दी 25 लाख, एंड क्लाइंट पेड ऑफ 10 लाख, और बाकी किसने पे कर दी, क्लाइंट ने, अगेंस्ट द गारंटीज लायबिलिटीज। क्लाइंट फेल्ड टू पे 1 लाख, क्लाइंट क्या कर रहा है, फेल्ड टू पे 1 लाख विच द बैंक हैड टू पे, और ये बैंक ने पे कर दी। फिर द एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अपीयर्ड इन जनरल लेजर। जनरल लेजर मीन्स द पार्ट विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ, सॉरी, द अकाउंटिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इट मीन्स इट इज ए मेमोरेंडम अकाउंट। तो मेमोरेंडम अकाउंट वो होते हैं जो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होते, लेकिन कहीं भी प्रेजेंटेशन करने के लिए, किसी भी चीज़ को शो करने के लिए आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो आइएगा बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आगे बढ़े तो इस सवाल को देखिएगा आप। सबसे पहली बात है कितना था, ओपनिंग बैलेंस था 14,50,000, ये था हमारा 14,50,000, वो हमने शो कर दिया।
तो बैलेंस बढ़ी। फिर हमारी कंस्टिट्यूटेड लायबिलिटीज़ कितनी थी 44 लाख, 44 लाख हमने नहीं एक्सेप्ट कर रही। उसके बाद क्या कह रहा था कि 25 लाख रुपए तो बैंक ने ऑनर कर दिए, बाकी क्लाइंट ने कर दिए। तो देखिएगा क्या हुआ, 25 लाख बैंक ने कर दिए, बाकी क्लाइंट ने कर दिए, और जो कंटीजेंट जो बाकी बच गया था वो डिफॉल्ट हो गया, तो वो बैंक ने पे कर दिए। बाकी लास्ट में कंटीजेंट लायबिलिटी रह गई 22,50,000 जो शेड्यूल 12 में आपने शो करनी है, राइट। तो इस तरीके से ये आपने सारा चैप्टर अपने कंप्लीट करना है। तो ये सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं वो आपको भेज दिए गए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। तो अब आपने कंप्लीट करने, जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बैलेंस शीट भी कवर हो गई है और P&L भी कवर हो गया, और बाकी जो एडजस्टमेंट्स थी वो भी हमने कवर कर लिया। और उसके अलावा आप जो पीएम से भी और क्वेश्चंस कर लीजिएगा, पीएम में प्रॉब्लम सॉल्यूशंस होती हैं सारी हमारी किताब के बाद। तो वैसे हालांकि वो क्वेश्चंस बचेंगे नहीं, हमने सब कवर कर रखे हैं। स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चन है, पीएम के भी, लास्ट प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम वाले क्वेश्चन है वो भी है। तो अभी जो है यहाँ पे इसको कंप्लीट करिएगा, फिर अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ।